हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। बच्चों, आज अपन नई भौतिक राशि के बारे में परिचय करेंगे जिसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई ई। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ई डी एस कोस थीटा। ई डी एस कोस थीटा। इसमें देखो कौन कौन है। फाई ई को अपन क्या मानते हैं? विद्युत फ्लक्स। ई कौन है? विद्युत क्षेत्र। ds कौन है? क्षेत्रफल का अल्पांश। और थीटा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अल्पांश के मध्य बनने वाला कोण। ये तो इसका देखो फॉर्मूला हुआ। अब इसको मैं देखो आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने कह दिया, ये कोई ई विद्युत क्षेत्र मान लिया अपन ने, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई क्षेत्रफल रखा है, क्या रखा है? कोई क्षेत्रफल S। कौन सा क्षेत्रफल रखा है? S। इसका कोई अल्पांश ले लो, मान लो आपने यही ले लिया, ये इसका कोई अल्पांश ले लिया अपन ने ds। अब आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल खुद एक सदिश राशि है, तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है? इसके लंबवत। तो ये कोई ds की डायरेक्शन हो गई, ये आपका विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है ही, तो इनके बीच में थीटा कोण होगा। और इस कारण इससे फ्लक्स को अपने क्या लिखा है? ई डी एस कोस थीटा। यहाँ से अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई अल्पांश कह दें या कोई क्षेत्रफल रखा है, तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र को ही अपन विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब यहाँ अपन भी जानते हैं कि अपन पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र को निरूपित अपन किससे करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो अपने इसको यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र या परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? विद्युत फ्लक्स से, ठीक है। तो अगर इसको अपन परिभाषिक रूप से लिखें तो इसके रूप में लिख सकते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ? हमने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल, अब देखो रखा भी कैसा है क्षेत्रफल को? अपने क्या? अभिलंबवत। मतलब कि ये इस टाइप से, अगर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में तो आपने क्षेत्रफल इसको ऐसे अभिलंबवत ऐसे रखा है, तो इससे गुजरना। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल के से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा अपन इसको कैसे रख सकते हैं? देखो फॉर्मूला क्या है? फाई ई बराबर हमने क्या लिखा? ई डी एस कोस थीटा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो अर्थ क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स। दूसरी परिभाषा भी हो गई कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। पहली बात, ठीक है। अब कोई भी भौतिक राशि का अपन परिचय करें तो अपन उसका मात्रक देखते हैं। तो अब उसका अपन मात्रक देखें। मात्रक क्या होगा? मात्रक इज इक्वल टू, अपन बात करें, देखो मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल ds। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या गया? न्यूटन प्रति कूलम अपॉन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर विमीय सूत्र की बात करें, अपने विमीय सूत्र निकालें। विमीय सूत्र
तो विमेय सूत्र क्या होगा, देखो न्यूटन का क्या होता है m1L1t की घात माइनस, तो मतलब न्यूटन का अर्थ हो गया बल। बल का विमेय सूत्र क्या होता है m1L1t की घात माइनस 2। ठीक है, अपोन में कौन है, कूलाम। कूलाम का विमेय सूत्र A1T1 और मीटर स्क्वायर का क्या होता है L2। तो इसको सोल्व करें तो देखो आप m की पावर 1, L की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -1। ये आपका विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आ गया। क्या अर्थ हुआ विद्युत फ्लक्स का, दोबारा सुन सकते हो आप कि विद्युत फ्लक्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन फाई ई से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है EDS cos थीटा, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को अपन विद्युत फ्लक्स कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से गुजरने अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स। अब देखो जरूरी नहीं है, देखो अभी अपने फॉर्मूला अपने फाई ई, इसको फाई ई क्यों ज्यादातर यहाँ पर डी यूज करते हैं, डी फाई डी, कारण क्योंकि यहाँ पर अपने क्षेत्रफल पुराने लेके क्या ले रहे हैं अल्पांश, इसका इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर भी अपन क्या ले सकते हैं डी फाई। डी क्यों यूज करें, क्योंकि क्षेत्रफल आप संपूर्ण नहीं ले रहे, क्या ले रहे हो अल्पांश ले रहे हो तो अल्पांश, तो अपना यहाँ से क्या फॉर्मूला डेल फाई या डी फाई ई इज इक्वल टू क्या बना EDS cos थीटा। ठीक है, क्यों ये डेल या डी क्यों यूज कर रहे हो आप, डेल यूज कर लो या डी कर लो, इसका यूज करने का कारण क्या है, क्योंकि अपन ने यहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल न लेकर क्या ले रहे हैं रखे हुए क्षेत्रफल का अल्पांश। अब यदि अपन कहते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल, यदि संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, उस कंडीशन में डेल फाई की जगह क्या आ जाएगा, अपन समाकलन कर दे, डेल फाई ई इज इक्वल टू समाकलन EDS cos थीटा। ठीक है, या यूं कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू समाकलन EDS cos थीटा। उस कंडीशन में अपने को समाकलन करते हैं। आप भी जानते हैं कि किसी भी अल्पांश से संपूर्ण चीज ज्ञात करनी हो तो अपन किसका उपयोग करते हैं समाकलन का, तो उस कंडीशन में अपने इसको समाकलन ले लेंगे ए फाई ई जगह। ठीक है, तो वो अपने आवश्यकता के अनुसार है कि आप डायरेक्टली डी फाई ई इज इक्वल टू EDS cos थीटा से यूज करो, या फिर डायरेक्टली आपको इसका यूज कर लो फाई ई इज इक्वल टू EDS cos थीटा, कोई से भी बात। अब देखो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का। अब अपन बात करें फ्लक्स की निर्भरता, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी निर्भरता की बात कर रहे हैं, निर्भरता। अब देखो निर्भरता में आपको पता लग रहा है, आपने फॉर्मूला किया डेल फाई ई इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है EDS cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो निर्भरता में देखो फर्स्ट ई पर मतलब विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता फ्लक्स, दूसरा DS मतलब क्षेत्रफल पर, और तीसरा कौन सा हो गया थीटा पर, मतलब E व DS के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, मतलब अपना जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो विद्युत क्षेत्रफल और इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या अर्थ है इसका, कि यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील करोगे तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यदि क्षेत्रफल बदलोगे तो भी विद्युत क्षेत्र बदलेगा, और यदि आप इनके बीच का कोण थीटा चेंज करोगे तो भी विद्युत क्षेत्र चेंज होगा, ये चीज है। अब देखो थीटा में भी अलग अलग बात है, इसको अपन और डेराइव करें तो देखो क्या हो सकता है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो अपना क्या होगा फॉर्मूला, देखो E इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या जाएगा EDS, आया नहीं है, ये क्या होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब बी कंडीशन लगाए, अपन कहते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपको फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा EDS
कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम कम से कम। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो एक कंडीशन और लगा सकते हो आप, अपन कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस कंडीशन में फाई ए इज इक्वल टू ई डी एस कोस 180। कोस 180 का अर्थ क्या हो गया 180 डिग्री का अर्थ क्या होता है कोस 180 मतलब -1। उस कंडीशन में हो जाएगा फाई ए इज इक्वल टू माइनस ई डी एस। इस कंडीशन में अपन इसको क्या कंडीशन लगा देंगे माइनस आ जाएगा। देखो अब यहाँ से क्या समझ में आया, अपन ने विद्युत फ्लक्स की निर्भरता देखी तो फॉर्मूला से डायरेक्टली क्लियर है। एक तो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, एक क्षेत्रफल के पर निर्भर कर रहा है, एक थीटा पर कर रहा है। थीटा किसके बीच में है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में बनने वाला कोण। फिर अपन कहा कि थीटा की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, थीटा बराबर 0 डिग्री रह सकते हैं। अगर 0 डिग्री रखेंगे तो उस कंडीशन में अपन जानते हैं कि कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, मतलब अधिकतम मान हो रहा फ्लक्स का। दूसरा हमने कहा कि यदि थीटा 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में क्या होगा विद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल आपका जो विद्युत फ्लक्स का मान आएगा 0। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के क्या है लंबवत। लंबवत कंडीशन में कोण 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और लास्ट कंडीशन क्या लगाई थी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस कंडीशन में क्या हुआ ई डी एस कोस थीटा मतलब वैल्यू क्या आई माइनस कोस 180 -1 होता है, मतलब क्या अर्थ हुआ विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के प्रति समांतर हैं। तो ये हुआ अपना विद्युत फ्लक्स। दोबारा एक बार शुरू से रिवाइज करके देख लो आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब रिप्रेजेंट करते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा या फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा भी कर सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ फाई कोण विद्युत फ्लक्स, ई विद्युत क्षेत्र, डी एस क्षेत्रफल का अल्पांश, थीटा ई और डी एस के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, परिभाषा अगर देखें तो हमने कहा किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई क्षेत्रफल रखा है तो उसके अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं को क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है, रियल में थीटा क्या है 0। ऐसे रखे हुए तो इसमें से पास हो रही है थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मतलब क्या हो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अल्पांश का अदिश गुणनफल। तो यहाँ से ये परिभाषा भी बनती है विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है विद्युत फ्लक्स। मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर फॉर्मूले से आ रहा है। विमा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बल की बटे आवेश की इंटू मीटर स्क्वायर की, तो विमा आ जाएगी। ठीक है, अपन ये तो बात करी थी, हमने कहा कि कोई क्षेत्रफल रखा है उसका अल्पांश से बात करें। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण अगर अपने को विद्युत फ्लक्स निकालना है तो अपने फॉर्मूले का क्या कर दो आप समाकलन। तो हमने फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डी एस कोस थीटा के रूप में बात कर ली। फिर अपन ने इसकी बात करी निर्भरता की। निर्भरता में अपन ने बात कर ली विद्युत क्षेत्र पर करता है, क्षेत्रफल पर करता है और साथ में इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण पर। और कोण का अपन जानते ही हैं कि अलग अलग वैल्यू हो सकती है। 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 मतलब अधिकतम फ्लक्स, 90 होगा तो न्यूनतम फ्लक्स और 180 होगा तो माइनस का। ये हुई अपनी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई क्षेत्रफल रखा है तो उससे गुजरने वाली क्षेत्रफल रेखाओं की संख्या को अपन ने विद्युत फ्लक्स बोला और विद्युत फ्लक्स का परिचय हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अपन करेंगे सतत आवेश वितरण। अगली किसकी बात करेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये एक थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अपने कहे सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सेंस क्या हुआ कि आवेश का वितरण लगातार है। आवेश का वितरण क्या है लगातार। लेकिन अपन जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश एक क्वांटीकरण राशि है। क्वांटीकरण राशि है, आवेश एक क्वांटीकरण राशि है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्वांटाइजेशन पढ़ा था ना। क्वांट राशि Q इज इक्वल टू एन ई,
ये वाला फॉर्मूले से प्लस माइनस। मतलब आवेश सतत नहीं होकर हमेशा क्या होता है, टुकड़ों में होता है। जैसे एक टुकड़ा दे दिया इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे न्यूनतम आवेश का टुकड़ा किसको माना था अपने, इलेक्ट्रॉन का। तो ठीक है ना। तो जब भी किसी एक सतह से दूसरी सतह पर आवेश जाएगा तो हमेशा किसके रूप में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5। अब एक बात बताओ, जब आवेश एक क्वांटीकरण राशि की बात कर रहे हैं तो अपन कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, इसको अगर आपको कोई चार्ज देना तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट, ऐसे लगाता रहे एक साथ। भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक कूलाम आवेश आ जाए एक साथ। ऐसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो इस कारण आवेश एक क्वांटित राशि है, लेकिन ये पूरी सतह पर सारा आवेश इतना निकट फैलता है, इतना पास पूरी सतह पे इतने निकटता से फैलता है कि अपन इसको सतत मान लेते हैं। सतत मान लेते हैं, ठीक है ना। होता नहीं है, देखो कभी भी ध्यान रखिएगा, आवेश का वितरण सतत नहीं हो सकता, कंटिन्यूस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस होगा कैसे बताओ, क्योंकि आवेश तो खुद एक क्वांटित राशि है। क्वांटित राशि कभी भी क्या हो सकती है, सतत वितरित नहीं होकर हमेशा क्या होगा, टुकड़ों में होगी। और आवेश का टुकड़ा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इस कारण किसी भी सतह को जब भी आवेश दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के रूप में उस पर जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये किसी भी सतह पर आवेश जब फैलता है तो इस प्रकार से फैलता है कि वो बहुत ही निकट होता है, जिस कारण अपन इसको सतत आवेश के रूप में मान लेते हैं, सतत आवेश वितरण के रूप में मान लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिए। अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखें अपन आवेश घनत्व है। अगला क्या होगा, आवेश घनत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश घनत्व है, मतलब चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी। अब देखो आवेश घनत्व भी अलग अलग। डेंसिटी का जानते हो कि घनत्व का सेंस क्या होता है कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में, एकांक लंबाई पर उपस्थित जो भी आवेश होगा उसका अपन क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। अब वैसे सामान्य रूप से घनत्व का यूज तो आप D = m/v जानते हो। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर जो अपना आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी है, इसके अलग अलग पार्ट है। एक ये डायरेक्टली नहीं है, इसके अलग अलग है। जैसे फर्स्ट हो गया रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा हो गया, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व है मतलब क्या हो गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चीज कब काम में आएगी, रेखीय आवेश घनत्व आपको कब काम में आएगा, जब एक चार्ज है वो किस पर वितरित हो, किसी लंबाई के अनुदिश। जैसे कोई तार है, इसको वायर ले लिया आपने, कोई तार है, इसको यदि आपने आवेश दिया ऐसे, तो ये इसके किसके अनुदिश फैल रहा है, इसके लंबाई के। इस कंडीशन में अपन इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज दे दिया और इसकी लंबाई क्या ले ली अपने, कोई क्या ले ली, एल लंबाई। इस तार की लंबाई क्या एल है और इसको आवेश कितना दिया आपने, क्यू। तो ये इस पर दिया गया आवेश किसके अकॉर्डिंग फैल रहा है, लंबाई के। अब तार में प्रभावशाली कौन है, लंबाई। इस कारण इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। लेमडा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो लेमडा कौन हुआ, रेखीय आवेश घनत्व है। लेमडा हुआ रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। अगर मात्रक की बात करें आपसे कहीं रेखीय आवेश घनत्व मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, विमा की बात करें तो विमा आप निकाल सकते हैं। कूलाम की विमा क्या होती है, A1T1, मीटर की विमा L1। तो A1T1 L की पावर -1, ये आपकी इसकी विमा आ गई। तो पहला तो हुआ रेखीय आवेश। ये कब काम में आएगा, जब जिस सतह को आप आवेश दे रहे हो वह सतह के अंदर क्या हो, प्रभावशाली लंबाई। मतलब बेसिकली जैसे तार हो गया, अगर तार के अंदर आवेश अगर दिया गया है तो उस पर हमेशा काम में क्या लिया गया जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसी का दूसरा पार्ट है, वो है दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरा हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। अब यहां पर मतलब क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो पृष्ठ आवेश घनत्व। अब यहां पर जिस सतह को आप दे रहे हो उसके अंदर प्रभावशाली कौन है, उसका पृष्ठ सरफेस। सरफेस का अर्थ हो गया क्षेत्रफल। सरफेस का अर्थ क्या हो गया, क्षेत्रफल। जैसे आपने इसको कोई सतह को आपने चार्ज दिया ऐसे, ठीक है, तो इसकी अपने क्या मान लिया, इसको टोटल आपने चार्ज क्या दिया, क्यू, ठीक है, और इस पूरी सतह का क्षेत्रफल क्या मान लो आप, ए। तो यहां पर क्या हो गया, उस कंडीशन में जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, वो होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा किसको माना है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा कौन है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। क्यों, अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे आपने किसी कोई चालक चादर है, कोई जैसे मान लो कोई टिन शेड है अपना, या कोई स्प्रेड लंबी हुई फैली हुई चादर है, उसको अगर आवेश दोगे तो पूरी उस सतह पर वितरित होगा उसके, तो वहां प्रभावशाली कौन हो जाती है, उसकी सतह, सरफेस। और सरफेस की कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, क्षेत्रफल। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन ए, ठीक है। अब इसका मात्रक की बात कर लो आप, तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक हो जाएगा वही कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हुआ इसका, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। और विमा क्या आएगी, विमा आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, कूलाम की तो A1 T1 और मीटर स्क्वायर की क्या होती है L2। तो टोटल क्या आ गई, A1 T1 L की पावर -2, ठीक है। और आवेश घनत्व का थर्ड पार्ट है आयतन आवेश घनत्व है। थर्ड कौन सा है, आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। मतलब अब की बार किसकी बात करने अपन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम किसकी बात कर ली अपन ने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कौन सी आ गई अपनी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर क्या होगा कि अपन जो भी आवेश देंगे वो किसको दिया जाएगा, वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम को आवेश दोगे तो मतलब सिंपल सी बात है कि आपका पूरा आवेश किस पे जा रहा है, उसके आयतन में फैल रहा है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। आयतन आवेश घनत्व में को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से। रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, मतलब आवेश बट्टा आयतन। तो देखो मात्रक क्या हो गया आप, और ये कौन आपका, पहले इसका नाम तो लिख देना, आयतन आवेश घनत्व। ये हो गया आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। रो से आपने रिप्रेजेंट किया तो रो इज इक्वल टू है क्यू अपॉन वी। तो मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। और विमा निकालोगे तो क्या आएगा, देखो कूलाम की A1 T1, मीटर क्यूब की L क्यूब। तो m0 L की घात -3 A की पावर 1 T की पावर 1। आप भी जानते हो कि जिसकी कोई है नहीं उसको अपन 0 ले सकते हैं, विमा में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा देखते हैं अपने क्या कौन कौन से पॉइंट देखिए। पहला देखा सतत आवेश वितरण। मैंने क्या कहा कि आवेश एक क्वांटित राशि है। क्वांटित राशि का अर्थ हो गया कि ये टुकड़ों में रूप में होता है। और आवेश का क्वांटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा आवेश का टुकड़ा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका जब भी किसी सतह को आवेश दिया जाएगा तो वो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ऐसे सोचते हो किसी को 10 कूलाम आवेश देना तो एक साथ नहीं जा सकता, वो कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के रूप में। इस कारण क्या होगा कि किसी भी सतह को जब भी आवेशित करते हैं तो क्वांटित रूप से होता है, लेकिन सतह पर आवेश इतना निकट रूप से फैलता है कि हम इसको सतत मान लेते हैं। इसको सतत मान लेते हैं अति निकट होने के कारण। तो ये तो अपना सतत आवेश वितरण। नेक्स्ट अपना आवेश घनत्व। घनत्व सामान्य रूप से होता है, आप भी जानते हो, द्रव्यमान बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पर आवेश घनत्व मतलब किसी भी सतह पर दिया गया आवेश का यदि अपन घनत्व ज्ञात करें तो वो 3 टाइप से होगा। क्यों, क्योंकि सतह अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आपने किसी तार को दिया तो तार क्या हुआ, एक लंबाई के अनुदिश हुआ, तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व है। क्या होगा, रेखीय। मतलब एक कोई तार है जैसे L लंबाई है, उसको Q आवेश दे दिया, तो अगर इसका अपन आवेश घनत्व निकालेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा से। क्या बोलेंगे उसको, रेखीय आवेश घनत्व है। क्या होगा, आवेश बट्टा लंबाई, Q अपॉन L। मात्रक कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। विमा A1 T1 अपॉन L1। यदि आप जिसको आवेश दे रहे हो उसमें लंबाई की बजाय कौन हो, पृष्ठ हो, सतह हो, सरफेस हो। अगर सरफेस है तो मतलब कौन हो गया, प्रभावशाली, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो गया तो सिग्मा किससे रिप्रेजेंट करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व को, सिग्मा से। सिग्मा होगा Q अपॉन A।
ठीक है। विमा और मात्रक या तो कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर A1 T1 अपॉन L2 ये हो गया। और लास्ट कौन सा हो गया अपना, आयतन आवेश घनत्व। लास्ट कौन है, आयतन आवेश घनत्व। किससे रिप्रेजेंट किया, रो से। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसको बोल सकते हैं अपन आयतन आवेश घनत्व रो को, और मात्रक कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, और विमा A1 T1 अपॉन L क्यूब, तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा। तो ये अपना आवेश घनत्व हुआ, ठीक है। अब देखो इस आवेश घनत्व के कारण अगर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र, तो देखो अपन बात कर सकते हैं थोड़ा सा इसके पदों में अपन विद्युत क्षेत्र को चेंज करेंगे। तो अपन लिखें भाई सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अर्थ क्या हुआ कि जो आपका अपन लिखें क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अपन अगर सतत आवेश वितरण के कारण अगर अपन बात करें कि तो क्या होगा, क्योंकि सतत आवेश वितरण हो सकता है रेखीय हो सकता है वो सरफेस पे हो सकता है वो आयतन में हो, तो ऐसे तीनों अलग अलग होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, किसके कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, ठीक, रेखीय आवेश वितरण के कारण बात करें तो अपन जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट, F अपॉन क्यू नोट। जैसे अपन बात कर लें कि ये कोई अपना एक कोई तार ले लिया जिसको आपने ये टोटल क्यू ऐसे क्यू चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, क्यू चार्ज, इसकी लंबाई क्या मान लिया आपने, L, ठीक है। अब इसका कोई अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश, यहाँ से कोई R दूरी पर आपने कोई परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नोट, तो इस अल्पांश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो अपन बात करें कि इसके लिए लेमडा क्या होगा, ये आपने अल्पांश लिया, ये एक अल्पांश ले लो, अल्पांश को क्या मान लो, DL। तो हमने कह दिया कि DL अल्पांश पर आवेश क्या होगा, कोई क्या हो जाएगा, DQ। क्यों, क्योंकि L लंबाई पर टोटल आवेश क्या है, Q, तो इसके किसी अल्पांश को अगर DL लेंगे तो उस आवेश पे क्या हो जाएगा, DQ। तो लेमडा क्या आ जाएगा, अपन कहेंगे DQ अपॉन DL, लेमडा क्या हो गया, DQ अपॉन DL, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर F अपॉन क्यू नोट, ये बात हो गई यहां से। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र F के कारण या इस आवेश के कारण क्यू नोट पर जो बल की, पहले बल की वैल्यू कर लें तो क्या होगा, K इंटू क्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा, DQ अपॉन R स्क्वायर। किससे निकाला, कूलाम से, कूलाम से, तो इसमें पुट कर दो E बराबर K क्यू नोट इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो हमारा E बराबर क्या आ गया, K इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब आप भी जानते हो, अभी लिखा है लेमडा इज इक्वल टू क्या है, DQ अपॉन DL, तो आप DQ को क्या ले सकते हो, लेमडा इंटू DL, तो आपके पास E बराबर क्या आ जाएगा, क्या है, K इंटू लेमडा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई। अगर अपन बात करें कि ये चीज, अब इसको और सोल्व करो तो देखो आप E बराबर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q को K को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा DL अपॉन R स्क्वायर। और अगर अपन बात करें संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण तार के कारण या संपूर्ण तार के कारण तो अपने क्या करेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। जो इसमें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट आपने ले लिया, लेमडा ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ले लो, और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू DL। मतलब इस टोटल का सेंस क्या हुआ, अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन बात करें कि विद्युत क्षेत्र को यदि अपन रेखीय आवेश घनत्व के पदों में निरूपित करें तो कैसे करेंगे। विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर F बट्टा Q। अब अपने को F की वैल्यू चाहिए, तो F की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपने एक L लंबाई का कोई रेखीय आवेश चालक तार ले लिया जिस पे टोटल आवेश Q है, टोटल लंबाई क्या है, L। अब इसका एक अल्पांश ले लो आप DL, और इससे R दूरी पर क्या मान लिया, कोई Q नोट परीक्षण आवेश रख दिया।
तो इस dl अल्पांश पर आवेश क्या मान लिया आपने, कोई dq। तो इस dq आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, या इस dq आवेश और इस q नोट आवेश के मध्य बल होगा। तो बल की वैल्यू क्या निकाली, k q नोट dq अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, लेमडा dq अपॉन dl। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नोट। F की वैल्यू आपके पास है, आप पुट कर दो, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। E का वैल्यू आ गया K इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र है। अब डी क्यू का आप लेमडा की पदों में लिख सकते हो, तो लेमडा बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू बराबर डी एल लेमडा इंटू डी एल, ये आपका डी क्यू का आप इसमें पुट कर सकते हो। पुट करें तो E की वैल्यू आएगी K इंटू लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका। अब आप भी जानते हो, अगर ये तो सिर्फ किसके कारण बात करी अपन ने, इस dl के कारण। यदि संपूर्ण तार की बात करोगे, पूरे तार के कारण निकालो, तो आप क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो। इसका समाकलन करोगे तो आप भी जानते हो नियत मान है, उनको तो बाहर ले लो। नियत कौन है, k नियत है, लेमडा भी अगर आपने नियत है तो ये बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, 1/r स्क्वायर इंटू डी एल। अगर लेमडा नियत है तो बाहर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यदि लेमडा नियत है तो ही बाहर आएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा नियत हो, नहीं भी हो क्या पता, लेकिन नियत तो ये समाकलन से बाहर आ जाता है। आप भी जानते हो नियत मानों का समाकलन नहीं होता। अब देखो दूसरा कौन सा होगा, रेखित हो गया, तो दूसरा भी पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, सरफेस चार्ज के कारण, वितरण के कारण, जो सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके कारण बात करें तो ये आएगा। अब यहां से कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि E बराबर तो क्या होगा, F अपॉन Q नोट, और पृष्ठ के लिए F की वैल्यू क्या आएगी, आप बताओ क्या आएगी, आप सोच के देखो। बाकी सब तो चीज चेंज है कि जैसे कैसे बनाएंगे अपन, वही चीज। ये कोई सरफेस ले लिया, इस सरफेस के ऊपर अपन कोई छोटा सा पोर्शन ले लें ds, इसका चार्ज क्या हो जाएगा dq। बाकी टोटल चार्ज क्या मान लिया अपन ने, कोई q, और टोटल सरफेस क्या s। तो इसके लिए क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या लिखोगे आप, dq अपॉन ds। तो F की वैल्यू क्या आएगी, K गुणा Q नोट, इससे वही R दूरी पर क्या रखा हुआ, परीक्षण आवेश। तो F इक्वल टू K गुणा Q नोट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो डी क्यू को यहाँ से क्या ले सकते हो, डी क्यू इक्वल टू क्या ले सकते हो, सिग्मा इंटू डी एस। तो F इक्वल टू क्या आएगा, देखो K गुणा Q नोट इंटू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। देख लो सरफेस में क्या किया आपने, एक को सरफेस ले लिया जिसको टोटल चार्ज Q है, सरफेस क्या है S, इसके कोई छोटा सा स्मॉल पोर्शन ले सो, उसको क्या ले लिया आपने ds, इस पर आवेश क्या मान लिया dq। ठीक है, तो इससे यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्या माना है Q नोट। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F इक्वल टू K Q नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आवेश घनत्व के कारण सिग्मा को क्या ले सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एस। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू डी एस। तो F की वैल्यू आ गई, तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखो F की वैल्यू पुट कर दूं मैं, K गुणा Q नोट इंटू सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या गया, K सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पृष्ठ आवेश घनत्व में आपके पास E की वैल्यू क्या आई है, E इक्वल टू क्या है, K इंटू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप इसको पुट ऐसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपन बात करें संपूर्ण पृष्ठ के कारण, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हो आप, समाकलन। तो E बराबर क्या करते हो, समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये पृष्ठ के लिए आ जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा कौन सा बच गया आपका, आयतन। वो तो आप वैसे भी समझ सकते हो, आयतन के कारण क्या आएगा, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के कारण। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस कंडीशन में। तो आप भी जानते हो, देखो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, E इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा की जगह कौन आ जाएगा, रो 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर ds की जगह क्या आ जाएगा, dv अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों जैसे आपने कोई सरफेस ले ली, ये कोई वॉल्यूम है, टोटल v मान लिया, टोटल चार्ज q मान लिया, इसको आपने टोटल चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है।
ठीक है। इसमें आपने एक छोटा सा ये पोर्शन ले लिया, क्या dv वॉल्यूम ले लिया, इससे कोई r डिस्टेंस ले ली, यहाँ पर क्या हुआ फ्रिक्शन आवेश रख दिया q नोट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगे, तो इस dv वॉल्यूम पर चार्ज क्या ले लिया आपने dq। तो आप F बराबर क्या लिखोगे, k गुणा q नोट इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। E बराबर क्या होगा F अपॉन q नोट। तो आप वैल्यू रख दो k q नोट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल। तो E बराबर क्या आ गया आपका k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब आप भी जानते हो यहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व आएगा। अगर आवेश घनत्व के पदों में आवेश को रखना चाहें तो अपन जाए रो बराबर क्या होता है डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा dv, आवेश बट्टा आयतन। तो डी क्यू में यहाँ पर किसके रूप में लिख सकते हैं, रो इंटू dv, इसके रूप में रख दिया। तो E बराबर क्या आ जाएगा आपका k इंटू रो इंटू dv अपॉन आर स्क्वायर, या इसको लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सिग्मा dv अपॉन आर स्क्वायर। वही चीज अब बात करें संपूर्ण आयतन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, E बराबर समाकलन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा dv अपॉन आर स्क्वायर। जो नियत हैं उनका तो बाहर ले लो, तो वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समाकलन में dv अपॉन आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया। तो ये चीज अपन डायरेक्ट लिया। तो यहाँ पर ये जो अपने तीनों पॉइंट पढ़े, इसका तात्पर्य इतना सा है कि अपन अगर विद्युत क्षेत्र को किसके रूप में लेना चाहें, आवेश घनत्व के पदों में निरूपित करना चाहें, तो हमारे पास अलग अलग है। पहला पृष्ठ आवेश वितरण के एक तो है रेखीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट समाकलन 1 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा, E बराबर F अपॉन Q, F निकाल लिया आप। ऐसे पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लिया, अगर आपने वितरण के लिया तो यह है सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ds अपॉन आर स्क्वायर। और तीसरा है आयतन के कारण। तो ये देखो जो आज अपन ने पढ़ा है आवेश घनत्व है, ये आवेश घनत्व आपको थोड़ा रिमेम्बर रखना है, क्योंकि इसके बाद में जब अपन गाउस में जाएंगे तो वहां पर ये संबंध ध्यान होने चाहिए कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है, और थर्ड क्या था रो मतलब क्या हुआ आयतन आवेश घनत्व है क्यू अपॉन वी, ये चीज। और इनके रूप में अपन क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले पढ़ लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या हो सकती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रूप में कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड क्वांटिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीजें अपन ने छोटी। इससे पहले अपन ने इसी में विद्युत फ्लक्स एक नई भौतिक राशि के बारे में जाना, उसके मात्रक जाना, वो सब चीजें देखी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, आपको बार बार कह रहा हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद।